सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में अपन ने पेनक्रिएटाइटिस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने पेनक्रिएटाइटिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रिएटाइटिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस डिस्कस कर लिए थे। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना पेनक्रिएटाइटिस कहलाता है, जो सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ टाइमिंग भी हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है, बोले तो फैटल भी हो सकता है। दो तरह का होता है पेनक्रिएटाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक। से पेनक्रिएटाइटिस होना और 1 से 2 सप्ताह में सिम्टम का सबसाइड हो जाना एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस होगा। बार बार पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आना रिकरेंट एपिसोड ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, जो लंबे समय तक परसिस्ट करता है, क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस? आंसर इज एल्कोहल। Most common cause of acute pancreatitis, answer is cholelithiasis. Most common cause of chronic pancreatitis, answer is alcoholism. Most common cause of pancreatitis in male, answer is alcohol. Most common cause of pancreatitis in female, answer is cholelithiasis. What is the main pathophysiology of pancreatitis? कि पेनक्रिएटाइटिस के केस में पेनक्रियाज से जो डेली पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, उसमें एमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिनका एक्टिवेशन ड्यूडिनम में जाने के बाद होता है, क्योंकि वहां पर उनको मिलता है एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो बचे हुए सारे के सारे एंजाइमों को स्वतः ही एक्टिवेट कर देगा। परंतु यदि पेनक्रिएटिक डक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है और ड्यूडिनम से एंटेरोकाइनेज का रिफ्लेक्स होकर वो पेनक्रियाज में पहुंच गया, इसका शाब्दिक मतलब यह होगा कि पेनक्रियाज में पाए जाने वाले एंजाइम पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होने के बाद ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में इलास्टेज बन गया, कोलिजिनेज बन गया, और ये पर्टिकुलर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेनक्रियाज को खाने लग जाते हैं, बोले तो ऑटोडाइजेशन, जिससे पेनक्रियाज में इंजरी हो जाती है, खासकर माइक्रो सर्कुलेशन इंजर्ड हो जाता है, और माइक्रो सर्कुलेशन के इंजर्ड होने पर होने वाली डिफेंस मैकेनिज्म का नाम होता है इन्फ्लामेशन, जिससे पेनक्रिएटाइटिस कॉज हो जाता है। बहुत सारे कारण जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए थे, कौन कौन से कारण हैं? एल्कोहलिज्म, कोलिलिथियासिस, कोलिडोकोलिलिथियासिस, इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर में शामिल है। पेनक्रियाज में किसी तरह का ट्रॉमा होगा तो भी पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। पेनक्रिएटिक इश्केमिया की वजह से हो जाएगा। पेनक्रिएटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी हो जाएगा। तो ये कॉमन कॉज और रिस्क फैक्टर थे। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं जो प्रेजेंट होंगे? तो सबसे पहले सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में होगा, जिससे एब्डोमेन बोर्ड लाइक रिजिड हो जाएगा। यह पेन रेडिएट होकर पीछे की साइड भी जाता है, पेन रेडिएट होकर पीछे की साइड भी जाता है। नाइफ लाइक स्टेबिंग पेन होता है। इस परिस्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, जॉन्डिस, ये सारे के सारे फीचर साथ में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अपन ने 2 साइनों के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसका नाम था कुलन साइन और टर्नर साइन। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ पैरा अम्बिलिकल रीजन और ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक, जो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब पेनक्रिएटाइटिस का मरीज आपके पास आएगा, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आप कराने चाहेंगे उस मरीज में, और फिर उसको भर्ती करके क्या इलाज आपके द्वारा होगा,
ई अपन को डिस्कस करना है। तो टॉपिक वहां से आगे बढ़े, क्लिनिकल फीचर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब अपन को पढ़ना है डायग्नोस्टिक मीजर। ये पेनक्रिएटाइटिस का मरीज आपके पास आ गया, ये वो भैया हैं जिनको पेनक्रिएटाइटिस हुआ है। अब इन भैया का आप इलाज करना चाहोगे। आया तो कहां लाया गया है, घर वाले बड़ी मुश्किल से लाए हैं इनको, घर वाले बड़ी मुश्किल से लाए हैं। बहुत ज्यादा सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है पर्सन को, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है पर्सन को। यहां पर आप बैठे हुए हैं, बोले तो फिजिशियन है आप, और आपके सामने कंप्लेंट बताई जा रही है, आपके सामने कंप्लेंट बताई जा रही है। आप मान के चलें फिजिशियन हैं और आप इनका इलाज करेंगे। आपका डायग्राम तो बेहतर होना चाहिए। तो आप इन भैया का इलाज करने वाले हैं, बोले तो ये मरीज हैं, आप फिजिशियन हैं, देखें किस तरीके से डायग्नोसिस और मैनेजमेंट चलेगा। पूछ रहे हैं क्या हुआ भैया, मरीज बता रहा है कि पिछले 3 घंटे से सीवियर पेन हो रहा है एब्डोमेन में। अपन ने उसको लिटाया सुपाइन पोजीशन में और पूछा कहां हो रहा है दर्द, उसने बताया यहां पर दर्द हो रहा है। सबसे पहले तो अपन इंस्पेक्शन करेंगे वोल बॉडी का, वोल बॉडी का अपन इंस्पेक्शन करेंगे। किसी तरह की डिफॉर्मिटी तो आपको, स्वेलिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। आंखों को देखेंगे, टंग को देखेंगे, नेल को देखेंगे, पीलिया तो देखने को नहीं मिल रहा है। फिर अपन जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर हाथ लगाएंगे, तो हाथ लगाने के दौरान भी इंसान को दर्द हो रहा है, इसका मतलब रिजिडनेस है, और इसको ज्यादा बेहतर बोलूं तो टेंडरनेस है। उसके अलावा अपन उसकी पल्स देखेंगे, पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेंगी पर्सन की, यहां पर पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेंगी। और अपन पूछेंगे क्या दिक्कत है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, इसका मतलब है यहां पर मरीज को पेन हो रहा है, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मरीज में पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। तो इन भैया ने अपन को बताया कि इनको कौन कौन सी समस्या है, तो इन्होंने बताया पेन है, अपन ने चेक किया टेंडरनेस है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस आ रही है, एब्डोमेन रिजिड हो रखा है, पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं अपन की पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है इस पर्टिकुलर इंसान को। तो सबसे पहले तो जब ये मरीज आपके पास रिसेप्शन पर आया था तो वहां आपने नर्सिंग स्टाफ को बिठाया हुआ है, जिन्होंने इनकी कंप्लीट हिस्ट्री को लिखकर आपके पास भेजा। बोले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इसकी लिखी, पर्सनल डाटा, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, फैमिली हिस्ट्री लिखी, पर्सनल हैबिट लिखी, डाइटरी हैबिट लिखी, टोबैको अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं करता है, स्मोकिंग तो नहीं करता है, डाइट में कौन कौन सी चीजें खाता है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये सारा का सारा हिस्ट्री में आ गया। फिर आपने वोल बॉडी का एग्जामिनेशन किया, पीलिया तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, पालपेट करके देखा, परकसन यूज किया, अस्कल्टेशन यूज किया। बोले तो चारों मेथड के द्वारा आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको यहां पर टेंडरनेस मिली। अब अपन को इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो देखें पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएं अपन। यदि मैं नाम लूं तो दिमाग में घुमाएं, क्या अपन इस पर्टिकुलर केस में एक्सरे कराएं। एक्सरे से किसी तरह की फाइंडिंग अपन को देखने को मिलेगी, तो आंसर है नो। एक्सरे में पेनक्रियाज के डैमेज लीजन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्या सोनोग्राफी कराएं तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है, यस, सोनोग्राफी कराने पर थोड़ा बहुत अंदाजा अपन को लग सकता है, तो यहां पर आप सोनोग्राफी करा सकते हो। सोनोग्राफी के अलावा सोनोग्राफी में पेनक्रिएटिक इन्फ्लामेशन के साइन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा बेहतर तरीके से देखना है तो आप सिटी स्कैन भी करा सकते हो। ज्यादा बेहतर तरीके से देखना है तो आप सिटी स्कैन भी करा सकते हो। देखें स्टोमक की लोकेशन, पेनक्रियाज की लोकेशन स्टोमक के पीछे होती। जब सोनोग्राफी कराते हैं और उसके ट्रांसड्यूसर को एब्डोमेन पर या पेट पर घुमाते हैं तो पेनक्रियाज के हेड की पिक्चर तो बिल्कुल नहीं आती। सोनोग्राफी में पेनक्रियाज के हेड की पिक्चर तो बिल्कुल नहीं आती।
तो एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर मोस्ट इंफॉर्मेटिव इन केस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर मोस्ट इंफॉर्मेटिव इन केस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। ऑप्शन थे सीबीसी, दूसरा था लीवर फंक्शन टेस्ट, तीसरा था यूएसजी सोनोग्राफी और चौथा था सिटी स्कैन। यानी सोनोग्राफी और सिटी स्कैन दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे। एलएफटी तो मोस्ट इंफॉर्मेटिव होगा नहीं, सीबीसी भी नहीं होगा, हालांकि उनको भी कराएंगे अपन, बट मोस्ट इंफॉर्मेटिव नहीं होंगे। तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा? आंसर आपको देना है सिटी स्कैन। अगर ये दोनों आ जाएं तो बेस्ट आंसर आपको देना है, बोले तो 5 स्टार इसको रेटिंग देंगे अपन, और सोनोग्राफी को 3 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे। इसके अलावा यदि आपको सोनोग्राफी करानी है तो फिर वो सोनोग्राफी होगी एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी। एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी के अंदर अपन प्रोब को ओरल कैविटी से अंदर डालते हैं, ईसोफेगस से स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में जाने के बाद विजुअलाइजेशन करते हैं तो इसका हेड, नेक, बॉडी, टेल सारा दिख जाता है। तो यदि सोनोग्राफी से अपन को इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो सिंपल सोनोग्राफी नहीं होगी, वो होगी एंडोस्कोपिक यूएसजी। एंडोस्कोपिक यूएसजी, जहां पर सोनोग्राफी के प्रोब को आप ओरल कैविटी से इंसर्ट करेंगे। कहां तक इंसर्ट करोगे? स्टोमक तक, और स्टोमक से इसका विजुअलाइजेशन कर लिया जाएगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन आए तो किस रेटिंग से आपको आंसर देना है मैंने लिख दिया है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा एंडोस्कोपिक यूएसजी। ये नहीं आए तो आंसर है सिटी स्कैन, ये भी नहीं आए तो आंसर देना है यूएसजी। उसके अलावा इसके अंदर एक और इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं जिसका नाम है एमआरसीपी। एमआरसीपी बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, बोले तो एमआरआई ऑफ पेनक्रियाज एंड बिलियरी सिस्टम। एमआरआई ऑफ पेनक्रियाज एंड बिलियरी सिस्टम वो भी अपन करा सकते हैं। इसको एमआरआई बोलते हैं कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। तो कॉल एंजियो शब्द अपन इस्तेमाल करेंगे बिलियरी सिस्टम के लिए और बाइल डक्ट के लिए। बिलियरी सिस्टम और बाइल डक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे पेनक्रिएटोग्राफी। पेनक्रियाज के लिए तो बिलियरी सिस्टम, और पेनक्रियाज की एमआरआई कराना एमआरसीपी कहलाता है। तो अपन एमआरआई भी इसमें करा सकते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो आंसर गया है वो है सिटी स्कैन। ऑप्शन में सिटी स्कैन और सोनोग्राफी भी था। सोनोग्राफी आप डायरेक्टली ऊपर से कराओगे तो पेनक्रियाज के हेड का विजुअलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए जो सोनोग्राफी कराते हैं वो होती है एंडोस्कोपिक यूएसजी। इज दैट क्लियर? तो मोस्ट इंफॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक मेजर फॉर द पेशेंट विद पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज सिटी स्कैन। इसके अलावा और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएं? चूंकि इन्वेस्टिगेशन लिखने हैं तो आपको यहां से हटाना पड़ेगा, भले से आप फिजिशियन हो, क्योंकि जगह कम है अपने पास। देखें, पेनक्रिएटाइटिस हुआ, गौर करना इस बात पर। पेनक्रिएटाइटिस हुआ, पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रिएटिक जूस में कहीं ना कहीं रुकावट है, तभी तो हुआ, तभी तो पेनक्रिएटाइटिस हुआ। इसका मतलब है पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन तो लगातार हो रहा है, पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन तो लगातार हो रहा है। तो देखो, गौर फरमाओ, यहां पर इस पेनक्रियाज में लगातार एमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बन रहे हैं। यहां पर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वह पेनक्रियाज को खाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जितने प्रोटियोलाइटिक कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोटियोलाइटिक फिर से रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो एमाइलोलाइटिक और लाइपोलाइटिक एंजाइम हैं और ये आगे जाना चाहते हैं, बट आगे तो रुकावट है। अच्छा, सीक्रेशन इनका लगातार जारी है, सीक्रेशन इनका लगातार जारी है। किस किस का सीक्रेशन लगातार जारी है? एमाइलेज का और लाइपेज का। अच्छा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इनका भी सीक्रेशन जारी है, बट वो तो काम आ रहे हैं, वो तो काम आ रहे हैं, उनको तो भोजन मिल रहा है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज को खाने के काम आ रहे हैं, ये कोई काम नहीं आ रहे।
अच्छा, ये कोई काम नहीं आ रहे और आगे भी इनका सीक्रेशन हो पा रहा है, तो कंडीशन क्या है? ये पेनक्रियाज में रुके हुए हैं, और जब ये पेनक्रियाज में रुके हुए रहेंगे तो इनका लेवल बढ़ जाएगा, इनका लेवल बढ़ जाएगा। बोले तो ये ब्लड में जाने लगेंगे, ये ब्लड में जाने लगेंगे तो ब्लड में एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, जब इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये ब्लड में बढ़ा हुआ कंपोनेंट किडनी में जाएगा, किडनी में एमाइलेज लाइपेज जा रहा है तो यहां से पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और बहुत सारे एमाइलेज लाइपेज को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि इस भैया का आप यूरिन एग्जामिनेशन करें और उसमें एमाइलेज और लाइपेज की जांच कराएं तो नॉर्मली तो नहीं मिलता, परंतु पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन में ये पॉजिटिव मिलेगा। इज दैट क्लियर? शायद मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि पेनक्रियाज से तीनों तरह के एंजाइम जा रहे हैं, अब आगे तो जा नहीं पा रहे हैं। एक तरह के एंजाइम तो पेनक्रियाज को खाने में लगे हुए हैं, फिर 2 तरह के एंजाइम क्या होगा, पड़े पड़े क्या होगा उनका बताओ? ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, और ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे तो ब्लड में एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ेगा। साथ में इनका बढ़ा हुआ लेवल जब किडनी में जाएगा तो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेंगे, तो यूरिन एग्जामिनेशन में एमाइलेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा और लाइपेज टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां अपन बात करें, अगला एग्जामिनेशन यदि अपन को कराना हो, अगला एग्जामिनेशन यदि अपन को कराना हो तो अपन सीरम लाइपेज और एमाइलेज करा सकते हैं। अगला एग्जामिनेशन कौन सा करा सकते हैं अपन? ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा? देखो, सबसे पहले सीरम, एमाइलेज और लाइपेज की जांच कराएंगे। नॉर्मली इनका लेवल 20 से 50 के समथिंग होता है और पेनक्रिएटाइटिस होने पर इनका लेवल हजारों में पहुंच जाता है, 1100, 1200, 1700, 2500, 25 से 50 नॉर्मल लेवल होता है, जो 1000, 1500, 2000, 2500 तक पहुंच जाता है। तो यहां ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अपन मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेस्ट की बात करें तो वो होगा सीरम, एमाइलेज और लाइपेज। अगर इस पर्टिकुलर इंसान में अपन सीबीसी की जांच कराएं, अगर इस पर्टिकुलर इंसान में अपन सीबीसी की जांच कराएं तो देखो, पेनक्रियाज जब डैमेज हो गया और अपनी ब्लड सेल जब पेनक्रियाज के संपर्क में आ रही हैं तो यहां पर डेड टिश्यू मिल रहा है और उनको लग रहा है, जो डब्ल्यूबीसी है उनको लग रहा है कि ये फॉरेन बॉडी है, तो उस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ने लग जाएंगे। यदि ऐसे इंसान में आप सीबीसी की जांच कराओगे तो सीबीसी की जांच में आपको डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। बोले तो ल्यूकोसाइटोसिस, क्या देखने को मिलेगा आपको? ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। अगली कंडीशन, ऐसे इंसान में जो कि ये पेनक्रिएटाइटिस कंफर्म हो गया तो क्यों ना आप ब्लड शुगर भी करा लो, क्यों ना आप ब्लड शुगर की जांच भी करा लो। ब्लड शुगर की जांच क्यों कराना चाहते हो? आप देखना चाह रहे हो कि पेनक्रियाज डैमेज तो नहीं हो गया, आप देखना चाह रहे हो पेनक्रियाज डैमेज तो नहीं हो गया, और डैमेज हो गया होगा तो बीटा सेल के डैमेज होने से अपन समझ सकते हैं ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। बोले तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं अपन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर आप चाहो तो सीरम कैल्शियम लेवल भी करा सकते हो। गौर करो, लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया था हाइपर कैल्सीमिया इसका कॉज हो सकता है। अगर वो अल्कोहल नहीं लेता है तो फिर उसकी हिस्ट्री में अपन को देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, तो कैल्शियम का लेवल भी आप चेक करा सकते हो। ब्लड इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और उसके अलावा चूंकि कोलीलिथियसिस इसका एक कॉज होता है, कोलीलिथियसिस इसका एक कॉज होता है, और जिसको कोलीलिथियसिस होगा और स्टोन ने उस डक्टल सिस्टम को ब्लॉक किया होगा तो सीधी सी बात है पीलिया भी हो रहा होगा। तो ऐसे इंसान में बिलीरुबिन का लेवल चेक कराएंगे तो क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ। तो यहां पर आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हो। क्या करा सकते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखो कौन कौन से हो गए।
सबसे पहले रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर को देखो, सोनोग्राफी हो गई, सिटी स्कैन हो गई, एमआरआई हो गई, एंडोस्कोपिक यूएसजी हो गई, और उसके अलावा ब्लड अच्छा, इनमें से यदि बेस्ट आंसर अपन को देना है तो शायद ही कभी ये एंडोस्कोपिक यूएसजी ऑप्शन में आए, तो इसके लिए बेस्ट आंसर देंगे कौन सा कंफर्मेटिव मीजर होगा, आंसर है सिटी स्कैन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम एमाइलेज और लाइपेज हो गया, सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस, ब्लड शुगर में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, सीरम कैल्शियम लेवल ज्यादा मिल सकता है, और लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन का लेवल अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहां अपन बात करें ये सारे इन्वेस्टिगेशन में जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट डिटेक्टिव टेस्ट फॉर पेनक्रिएटाइटिस, ऑप्शन में आ जाए सीरम एमाइलेज, लाइपेज, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज बिलीरुबिन, और इन 5 में से आपको चुनाव करना हो तो वैसे तो सारे के सारे ही पॉजिटिव मिलेंगे, बट जो बेस्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सा होगा, सीरम एमाइलेज और लाइपेज। कौन सा होगा, सीरम एमाइलेज और लाइपेज। तो ये तो रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर हो गए, इसमें एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर और जोड़ सकते हैं अपन, मान के चलो मरीज की हिस्ट्री में अल्कोहल नहीं है, कि नहीं लेता मरीज अल्कोहल, चलो ठीक है नहीं लेता। सोनोग्राफी में, सिटी स्कैन में, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन नहीं आया। अब जब उस गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं आया तो यार कैसे हो गया पेनक्रिएटाइटिस, कैल्शियम का लेवल भी नॉर्मल है, लिपिड का लेवल भी नॉर्मल है, तो आखिर हो कैसे गया। शायद ऐसा है कि कोई छोटा बहुत ही बारीक टुकड़ा बिलियरी सिस्टम में फंसा हुआ है जो इन जांचों से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना एंडोस्कोप डाल के जांच कर लें, कहीं कोई स्टोन का टुकड़ा फंसा हुआ होगा तो कारण अपन को मिल जाएगा। तो जब कोई इन्वेस्टिगेशन काम नहीं करे तो लास्ट में अपन ईआरसीपी भी करते हैं। लास्ट में अपन क्या करते हैं, ईआरसीपी, और शायद आपको अच्छे से ज्ञान है इसका क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। जब मैंने एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम पढ़ाया था तो ये इन्वेस्टिगेशन अच्छे से आपको पढ़ा दिया था। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ये इन्वेस्टिगेशन अपन कराएंगे। तो देखो यहां पर 3 पार्ट हो गए इसके। हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर हो गए, रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर हो गए, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गए। इसके अलावा अपन आगे बढ़ें तो आप यूरिन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो यूरिन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, यूरिन एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा आपको, एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, अभी अभी आपको समझाया है। आप चाहें तो ऐसे इंसान में अगले दिन, अभी तो भर्ती कर लो इसको, अगले दिन स्टूल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। अच्छा, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, सोचो मरीज ने कल रात को जो खाने में फैट खाई थी, पेनक्रिएटाइटिस तो उसको हो गया, तो उस फैट का डाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो यहां पर आपको फाउल स्मेल स्टूल मिलेगी। कंडीशन को बोलते हैं, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फैट प्रेजेंट होगा। द कंडीशन इज नोन एज स्टीटोरिया, द कंडीशन इज नोन एज स्टीटोरिया। तो ये इसके एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है। पहला पार्ट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर, इसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन, और इसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉजिटिव आ गए और कंफर्म हो गया कि मरीज को पेनक्रिएटाइटिस है। कंफर्म हो गया कि इस मरीज को पेनक्रिएटाइटिस है। आपने तुरंत भर्ती का टिकट बना दिया, बोले तो मरीज को तुरंत एडमिट कर दो, मरीज को तुरंत एडमिट कर दो, जानलेवा हो सकती है बीमारी। देखो स्टेप बाय स्टेप मरीज को तुरंत भर्ती कर दिया आपने। एडमिशन, भर्ती करने के बाद पॉइंट नंबर 1, कुछ खिलाना पिलाना है क्या इसको, मरीज को कुछ खिलाना पिलाना है या एनबीएम रखना है। अच्छा देखो, यदि मरीज को कुछ भी आप खिलाओगे, स्टोमक में जाएगा, एचसीएल बनेगा,
ये HCl 10-20 मिनट बाद आगे पहुंचेगा एसिडिक काइम आगे पहुंचा, एसिडिक काइम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आगे आएगा। जैसे ही HCl आगे पहुंचेगा, ध्यान करो, ड्यूडिनम से कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन रिलीज होंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन पेनक्रियाज से कहेंगे कि चलो जूस सीक्रेट करो। अब ये तो बेचारा पहले भी कर रहा है, जूस ही आगे नहीं जा पा रहा है। अब जूस आगे नहीं जा पाएगा और जैसे ही पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा, सोचो खतरनाक एंजाइम ट्रिप्सिन आएगा और ट्रिप्सिन इसको खाएगा। तो यहां इस हालत में अपन ये सोचें, एक बूंद भी पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन नहीं हो, एक बूंद भी पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन नहीं हो। अगर इसका सीक्रेशन हुआ तो ट्रिप्सिन इसी को खाने लग जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां मरीज को कंप्लीटली एनबीएम रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मरीज को कंप्लीटली एनबीएम रखेंगे। अच्छा, एनबीएम तो छोड़ो, खिलाएंगे पिलाएंगे तो बिल्कुल नहीं, साथ में इसके स्टोमक में जो कुछ है उसको बाहर भी निकाल लो। स्टोमक में जो कुछ है उसको बाहर भी निकाल लो, क्योंकि ना के बराबर एसिड तो सीक्रेट हो ही रहा होगा और एक बूंद एसिड भी आगे गया तो कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन आ जाएगा, पेनक्रियाज को धक्का मारेगा। सीक्रेशन करो आप तो पेनक्रिएटिक जूस का ट्रिप्सिन आ जाएगा जो पेनक्रियाज को खा जाएगा। तो अपन को यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी, इंसर्ट एनजी ट्यूब एंड कंटिन्यू सक्शनिंग इज मेड। एनजी ट्यूब इंसर्ट करके कंटिन्यू सक्शनिंग अपन को करनी है। कंटिन्यू सक्शनिंग इसलिए कर रहे हैं, एक बूंद भी HCl नहीं रह जाए और आगे चला गया तो डबल खतरा हो जाएगा, पेनक्रिया डिस्ट्रॉय हो रहा है। एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग कर रहे हैं, साथ में इंजेक्शन लगा दिया अपन ने पेंटापेराजोल, इंजेक्शन लगा दिया पेंटापेराजोल, इंजेक्शन लगा दिया आपने रेंटेक। बीमारी तो पेनक्रियाज में है, ये क्यों लगा रहे हो? बीमारी तो पेनक्रियाज में है, ये क्यों लगा रहे हो? एसिड नहीं चाहते अपन। पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस कौन सीक्रेट कराता है? एसिडिक काइम। एसिड 1% नहीं बनना चाहिए, एसिड को रोकने वाली दवाई दे रहे हैं। इन दवाइयों से पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन कम हो जाएंगे, साथ में ओरली कुछ देना भी है, पहली बात तो देंगे नहीं, और ओरली कुछ देना भी है तो अपन यहां एंटासिड देंगे, म्यूकेन जेल, जेलुसिल जेल अपन यहां पर मरीज को देना चाहेंगे। ये दवाइयां अपन ने स्टार्ट कर दी। सीरम कैल्शियम लेवल अपन फिर से चेक कराएंगे, सीरम कैल्शियम लेवल अपन फिर से चेक कराएंगे। अगर कैल्शियम की वैल्यू कम आती है, चेक कराने के बाद कम आती है, तो यहां पर अपन इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट भी लगाएंगे। अगर वैल्यू कम आती है तो क्या लगाओगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। अपन शुगर का लेवल भी चेक कराएंगे, अपन शुगर का लेवल भी चेक कराएंगे और शुगर बढ़ी हुई आए तो मजबूरी होगी, अपन को लगाना पड़ेगा इंसुलिन। क्या लगाना पड़ेगा? इंसुलिन। अगर सीबीसी में टीएलसी बढ़ी हुई है, सीबीसी में टीएलसी बढ़ी हुई है तो मजबूरी में अपन को एंटीबायोटिक्स सीफोएमी का भी लगाना पड़ सकता है। हालांकि बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, परंतु पेनक्रियाज जब डैमेज हो रहा है, पेनक्रियाज जब डैमेज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्टिव हो जाए, तो उस इन्फेक्टिव केस से बचाने के लिए अपन को एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी। साथ में अपन मेटाक्लोप्रोमाइड या ओंडास्टिरोन बोले तो रेगलान भी लगा सकते हैं। अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो रेगलान भी लगा सकते हैं या ओंडास्टिरोन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मरीज को समस्या क्या है? दर्द हो रहा है, दर्द के लिए आप ओपोइड एनाल्जेसिक दोगे, दर्द के लिए आप ओपोइड एनाल्जेसिक दोगे बोले तो टैबलेट मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड, टैबलेट मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड अपन देंगे। इससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है कि कौन सी टैबलेट या गोली नहीं देंगे, आंसर है मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
देखें एक आध एनक्लेक्स की किताब में ये चीज गलत लिखी हुई है, खासकर पेनक्रिएटाइटिस के केस में, जहां पर लिखा हुआ है कि मॉर्फिन तो देते हैं मेप्रीडीन नहीं देते। ये गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस? आंसर है मॉर्फिन सल्फेट अपन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं उसका कारण यह दिया जाता है, क्यों नहीं देते हैं उसका कारण यह दिया जाता है कि मॉर्फिन सल्फेट यहां जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है इसको रिलैक्स कराती, इसको रिलैक्स कराएगी तो यहां से जूस ज्यादा जाएगा। अच्छा, यहां से जूस ज्यादा जाने लगे, बीच में तो कहीं रुकावट है, इसका मतलब पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन होंगे, पेनक्रियाज ज्यादा जूस सीक्रेट करेगा। क्या चाहते हो अब, क्या इस कंडीशन में आप चाहते हो कि पेनक्रियाज से जूस सीक्रेट कराए? नहीं, बचा लो वही बहुत है, पेनक्रियाज को बचा लो वही बहुत है। तो इस कंडीशन में मॉर्फिन सल्फेट इसके साथ इंटरफेयर करती है, इस वजह से मॉर्फिन सल्फेट नहीं देते हैं अपन, उसकी जगह मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। तो देखो मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे हैं अपन, आप फिजिशियन हैं, तुरंत भर्ती कर दो पेनक्रिएटाइटिस है भैया, एनबीएम एनजी ट्यूब लगा के सक्शनिंग करो, एसिड को तो खत्म कर दो, एक बूंद भी एसिड नहीं होना चाहिए। पेंटापेराजोल, रेंटेक, रेगलान, ओंडास्टीरोन, कुछ पिलाना है तो एंटासिड पिला दो, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स दे दो, और दर्द के लिए आप उसको मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। चूंकि आपने मरीज को भूखे पेट रखा हुआ है, मरीज को भूखे पेट रखा हुआ है आपने, कैलोरी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इंजेक्शन डीएनएस 500 ml आईवी स्टार्ट कर दिया आपने, ये पर्टिकुलर थेरेपी आपने स्टार्ट कर दी, लगातार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया नर्सिंग स्टाफ को कि इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहो, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, कंटिन्यू मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए तो तुरंत नोटिफाई करो। फ्लूइड का लॉस हो रहा है, शॉक में जा सकता है इंसान, फ्लूइड का लॉस हो रहा है, शॉक में भी जा सकता है इंसान, कॉम्प्लिकेशन होता है इसका हाइपोवोलेमिक शॉक। पेनक्रिएटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है हाइपोवोलेमिक शॉक, तो यहां पर अपन इसको बचा के रखेंगे। ये सारा का सारा मीजर अपन ने कर लिया, मरीज को दवाई चालू हो गई, अपन इंतजार कर रहे हैं कब जाके ऑटोडाइजेशन रुके और कब जाके इन्फ्लामेशन सबसाइड हो। मरीज जब भर्ती हुआ उस दौर में उसकी हार्ट रेट 106 चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर ये है, रेस्पिरेशन रेट 22 है, और उसका टेम्परेचर जरूर ज्यादा है, थोड़ा बहुत WBC बढ़ने की वजह से टेम्परेचर 99.9। ये उसके वाइटल हैं, वाइटल लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, दिन में 4 बार 6 बार मॉनिटर कर रहे हैं, ये धीरे धीरे स्टेबल होने लग गए। अगले दिन मरीज को दर्द कम हो गया, वॉमिटिंग बंद हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, इसका मतलब मरीज इंप्रूव कर रहा है, पर अभी भी कुछ नहीं देना है। तीसरे दिन और इंप्रूव करने लगा, अपन ने राइस ट्यूब को निकाल दिया, जो राइस ट्यूब से सक्शनिंग कर रहे थे वो निकाल दी, रेगलान ओंडास्टीरोन वो कम कर दिया, बंद कर दी, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। अभी 3 दिन तक भूखे पेट है इंसान, ओरली कुछ भी नहीं दिया है अपन ने एंटासिड के अलावा। अब तीसरे दिन अपन चाहते हैं कि इसको कुछ खाना पीना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले 2-2 चम्मच पानी, 2-2 4-4 चम्मच पानी दो उसको दिन में 3-4 बार, ताकि जो फ्लूइड जा रहा है दिन में 2-2.5-3 लीटर, उसमें थोड़ी कमी लाओ, ओरली लेने लगे। अच्छा, पानी लेने के बाद यदि दर्द हो तो बंद कर दो। अपन ने देखा मरीज को दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब है कंडीशन इंप्रूव हो रही है। दिन में अपन ने 2-2 चम्मच पानी पिलाया शुरुआती 2 घंटे, तो फिर उसको आधा गिलास कर दिया, फिर 1 गिलास कर दिया, हर 2 घंटे से पिला रहे हैं, उसको दर्द नहीं हो रहा। अब शाम को अपन ने, सुबह तो ये किया, शाम को अपन ने जूस पिलाया मरीज को, तो भी दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब है फ्लूइड डाइट पर अपन ने मरीज को ले लिया। तो आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम एक्यूट फेज, आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम एक्यूट फेज, एक्यूट फेज निकलने का मतलब है दर्द बंद हो गया, वॉमिटिंग बंद हो गई, मरीज की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। तो एक्यूट फेज निकलने के बाद
किस तरह की डाइट दें? क्लियर लिक्विड डाइट आर गिवन। क्लियर लिक्विड डाइट, 2 दिन तक अपन ने मरीज को जूस पिलाया, फिर जूस के साथ अपन ने मरीज को मिल्क देना भी स्टार्ट किया, बिना मलाई वाला, मिनिमम फैट होना चाहिए। उसके बाद अपन ने मरीज को खिचड़ी दलिया भी स्टार्ट किया 5वें दिन, उससे भी मरीज को दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब इंप्रूव कर रहा है। अब डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया है 6-7वें दिन, तो क्या कहते हुए उसको डिस्चार्ज करना चाहोगे आप? क्या एडवाइज उसको देना चाहोगे? पेनक्रिएटाइटिस से अस्पताल में डाइट का तो नाम ही नहीं है, उसको तो फ्लूइड दिया है अपन ने, मरीज को तो फ्लूइड दिया है, डाइट को तो छोड़ दो। अब घर जाकर कैसी डाइट ले? घर जाकर मरीज कैसी डाइट ले? तो आने वाले 15-20 दिन तक ये एडवाइज अपन देना चाहेंगे कि डाइट में क्या चीज बिल्कुल कम रखे। आंसर है फैट। लो फैट डाइट आर गिवन टू द पेशेंट। अपन जानते हैं फैट के डाइजेशन की सारी जिम्मेदारी किस पर है? पेनक्रियाज पर। पेनक्रियाज क्या हो गया? अभी बीमार हो गया। बीमार हो गया, अभी आप उसको फैटी डाइट दोगे तो पेनक्रियाज पर लोड बढ़ेगा, इसलिए कैसी डाइट देना चाहोगे आप? लो फैट डाइट, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसकी हिस्ट्री में अल्कोहल है, यदि उसकी हिस्ट्री में अल्कोहल है तो अपन समझाना चाहेंगे अल्कोहल को बंद कर दे भैया, जहर है। 2-4 बार और हो गया तो पेनक्रियाज में कैंसर तक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेनक्रियाज, और लास्ट रिजल्ट डेथ ही होगा। अब तो इसको बंद कर देना चाहिए आपको, पूरी तरीके से बंद कर दो। अगर उसकी हिस्ट्री में अल्कोहल नहीं है और सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में स्टोन आया, गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है तो घर वालों के साथ बैठकर सलाह कर लो। आपको ये जानलेवा बीमारी हुई है, अगली बार और घातक हो सकती है। घर वाले पूछेंगे क्यों हुई है जानलेवा बीमारी? की इसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, अब इस पथरी की वजह से इसको पेनक्रिएटाइटिस हुआ है, दोबारा भी हो सकता है। घर वाले अब क्या करें? एक ही रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है गॉल ब्लैडर को निकाल दें। गॉल ब्लैडर को निकाल दें ताकि दोबारा ये जानलेवा कंडीशन नहीं आए। अब घर वाले मान लेंगे और अपन गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। कोलीलिथिएसिस यदि इसका कॉज है, देन गो फॉर द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज नोन एज कोलिसिस्टेक्टोमी। अगर कोलीलिथिएसिस इसका कॉज है तो क्या करना पड़ेगा? अपन को कोलिसिस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ये वाली कंडीशन हो गई। कभी कभार ऐसा होता है, मरीज को पेनक्रिएटाइटिस हुआ एक बार, ठीक हो गया, 2 महीने बाद फिर हुआ, फिर ठीक हो गया, 4 महीने बाद फिर हुआ, साल में 6 बार हो गया। अब अपन ने एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी कराई है तो पेनक्रियाज में जगह जगह डेड टिश्यू देखने को मिल रहा है। एमआरआई से भी देखने को मिल रहा है, सीटी स्कैन से भी देखने को मिल रहा है। अब अपन ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पेनक्रियाज में टिश्यू डैमेज हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है खासकर हेड वाले एरिया में होता है, इसकी वजह से बार बार पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है। साथ में ये जो सीबीडी है, यहां पर बात करें जो इससे निकलने वाली पेनक्रिएटिक डक्ट है, इससे निकलने वाली पेनक्रिएटिक डक्ट है, उसके अलावा गॉल ब्लैडर में पथरी मिली और सिस्टिक डक्ट में भी रुकावट मिली। अब ये पथरी बार बार कहीं बीच में आती होगी, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती। तो जब साल में 5-6 एपिसोड ऐसे आ गए तो लगातार आते रहे तो आने वाले भविष्य में पेनक्रिएटिक कैंसर हो सकता है, और पेनक्रिएटाइटिस बार बार होने से हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, जिससे इंसान मर सकता है। अब अपन को क्या करना चाहिए? तो इसका जड़ से खत्म करने का तरीका यह है, जड़ से खत्म करने का तरीका यह है, इस हेड वाले हिस्से को निकालो, हेड वाले हिस्से को निकालो, ये जो ड्यूडीनम वाला हिस्सा है इसको निकालो, ड्यूडीनम वाले हिस्से को निकाल दो, पेनक्रियाज के हेड को निकाल दो, गॉल ब्लैडर को भी निकाल दो, इसमें स्टोन पड़ा है, कॉमन बाइल डक्ट को भी निकाल दो, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट नहीं, सिस्टिक डक्ट को भी निकाल दो, यहां से भी स्टोन की रुकावट है। इससे होगा क्या कि जो बार बार एपिसोड आ रहे हैं पेनक्रिएटाइटिस के, वो बंद हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में अपन ने किया क्या?
पेनक्रियाज के हेड को निकाला, इसको क्या बोले अपन, पेनक्रिएटो। ड्यूडीनम को भी निकाल दिया, ड्यूडीनो एक्टोमी। पेनक्रिएटो ड्यूडीनो एक्टोमी। पेनक्रियाज पूरा नहीं निकालेंगे अपन, पेनक्रियाज पूरा नहीं निकालेंगे अपन, केवल और केवल पेनक्रियाज के हेड को रिमूव किया जाता है, केवल और केवल पेनक्रियाज के हेड को रिमूव किया जाता है, ड्यूडीनम को रिमूव किया जाता है, गॉल ब्लेडर और बाइल डक्ट को रिमूव किया जाता है, और इस पर्टिकुलर पेनक्रिएटो ड्यूडीनेक्टोमी को अपन नाम देते हैं विपल सर्जिकल प्रोसीजर। इसी का नाम है विपल सर्जरी, इसको नाम दिया जाता है विपल सर्जिकल प्रोसीजर। उन इंसानों में करते हैं जिनमें बार बार पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं, जिसका कारण है गॉल ब्लेडर में रुकावट, सिस्टिक डक्ट में रुकावट और साथ में पेनक्रियाज में रुकावट। अब समस्या यह है कि ड्यूडीनम निकाल दी तो अब क्या करेंगे, विपल सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद ड्यूडीनम भी निकाल दी तो अब क्या करेंगे, तो इसको देख लें अपन क्या करेंगे। अब अपन किस तरीके से एनास्टमोसिस करते हैं, देखो विपल सर्जिकल प्रोसीजर दिखाया है इसमें, इस डायग्राम के अंदर गौर करें आप, यहां से यहां तक ये पेनक्रियाज, यहां से यहां तक ये पेनक्रियाज, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है ये ड्यूडीनम, ये पर्टिकुलर हिस्सा है ये ड्यूडीनम, ये गॉल ब्लेडर है। नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, अभी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ नहीं, ये बाइल डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है। हम देखें इस प्रोसीजर में अपन क्या किया, इसका ये हेड निकाल दिया, ये वाला हिस्सा निकाल दिया, ये वाला हिस्सा निकाल दिया, पेनक्रियाज के हेड को रिमूव कर दिया, गॉल ब्लेडर को भी रिमूव कर दिया, सिस्टिक डक्ट को भी रिमूव कर दिया, और तो और ड्यूडीनम को भी रिमूव कर दिया। विपल सर्जिकल प्रोसीजर में इन चीजों को निकाल रहे हैं अपन, हेड ऑफ पेनक्रियाज को निकाल दिया, ड्यूडीनम को निकाल दिया, गॉल ब्लेडर को निकाल दिया और सिस्टिक डक्ट को निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या एनास्टमोसिस करें, जो जेजुनम है, देखो यहां पर ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो सीधा जुड़ा हुआ है, जेजुनम को सीधा कनेक्ट कर दिया, जेजुनम को सीधा कनेक्ट कर दिया, पेनक्रिएटिक डक्ट वहीं पर जुड़ी हुई है बाइल डक्ट से, और देखो बाइल डक्ट को सीधा जोड़ दिया, परंतु इस बाइल डक्ट में सिस्टिक डक्ट नहीं है, इस बाइल डक्ट में सिस्टिक डक्ट नहीं है, तो उसके बाद जो पेनक्रियाज के सीक्रेशन होंगे वो, और जो लीवर के सीक्रेशन होंगे, गॉल ब्लेडर तो रिमूव कर ही दिया, वो सारे के सारे जेजुनम में गिरेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर अपन पेनक्रियाज के हेड को, यदि वो डैमेज है तो पेनक्रियाज के हेड को रिमूव कर देते हैं, साथ में गॉल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट और ड्यूडीनम को रिमूव कर देते हैं। इसी पर्टिकुलर सर्जरी को अपन बोलते हैं विपल सर्जिकल प्रोसीजर, इसको नाम देते हैं अपन विपल सर्जिकल प्रोसीजर। रिकरेंट पेनक्रिएटाइटिस के दौरान अपन को यह प्रोसीजर दोहराना पड़ता है। इज दैट क्लियर? दैट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, दैट इज द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। तो देखें पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, यहां से शुरुआत हुई है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक मेजर, डायग्नोस्टिक मेजर, डायग्नोस्टिक मेजर में नंबर 1, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अभी आपको क्या मेन समस्या है, उसके सिम्टम, प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट,
कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं अभी आपकी। नंबर 2, बहुत ज्यादा जरूरी, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री बोले तो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, और खासकर अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पेनक्रिएटाइटिस होने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा पर्सनल हिस्ट्री लेना, किस तरह की डाइट का इंसान इस्तेमाल करता है, बोले तो डाइटरी हिस्ट्री। उसके अलावा जरूरी है पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें खासकर जरूरी है क्या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है जो पहले कभी डायग्नोसिस हो गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, बोले तो हिस्ट्री ऑफ कोलीलिथियासिस। हिस्ट्री ऑफ कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस की हिस्ट्री तो नहीं है मरीज को, तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें जरूरी। प्रेजेंट में कौन सी चीफ कंप्लेंट है, पर्सनल हिस्ट्री जो बेहद जरूरी है, जिसके अंतर्गत जरूरी क्यों है कि वह अल्कोहल तो नहीं लेता है, डाइट में बहुत ज्यादा फैटी डाइट तो इस्तेमाल नहीं करता है, और पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री में मेनली अपन फोकस करना चाहते हैं कहीं गॉल ब्लैडर में पथरी तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में पहले से डायग्नोसिस हो चुकी है, पथरी तो नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहेंगे। अगला पॉइंट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वही मेथड अपन आजमाएंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर अस्कल्टेशन करेंगे, फिर परकशन, और सबसे लास्ट में पाल्पेशन करेंगे। फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन में, गौर करें। आंखों में पीलापन, नेल बेड में येलोनेस मिल सकती है, बोले तो जॉन्डिस मिल सकता है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन मिल सकते हैं, मरीज को वॉमिटिंग हुई है, खाना पीना बंद हो गया है, तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करेंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस, पाल्पेट करने पर इंसान को दर्द होगा, तो टेंडरनेस ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, टेंडरनेस ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, पर्सन की हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। उसके अलावा पॉसिबिलिटी है यदि मैसिव डैमेज हो गया हो और रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हो गई है, तो आपको कुलन साइन और टर्नर साइन भी देखने को मिलेंगे। कुलन साइन और टर्नर साइन भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप एज ए फिजिशियन या नर्सिंग ऑफिसर मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सारी की सारी चीजें सिम्टम में आ चुकी हैं। इसके बाद अपन उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। बोले तो रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर। कौन कौन से रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर हैं जो आप कराना चाहेंगे? दीज आर द अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन कराना चाहेंगे, MRCP कराना चाहोगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, MRI ऑफ पेनक्रियाज और बिलियरी सिस्टम, MRI ऑफ पेनक्रियाज और बिलियरी सिस्टम ये अपन कराना चाहेंगे। एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर भी कराना चाहेंगे, इट इज द ERCP।
देखें यहां ईआरसीपी के दो पर्पज होंगे, कोई छुपा हुआ स्टोन पड़ा है तो उसको देख लो और देखने के साथ साथ निकाल भी लो। स्टोन अंदर पड़ा हुआ है तो देख लो और देखने के साथ साथ उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है रेडियो डायग्नोस्टिक मेजर जो अपन कराना चाहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की अपन बात करें, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन अपन कराना चाहिए। अच्छा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन कौन सी जांचें कराओगे आप? नंबर 1 सीबीसी कराएंगे और सीबीसी में आपको देखने को मिलेगा ल्यूकोसाइटोसिस। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी के काउंट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। आप ब्लड शुगर की जांच कराओ, ब्लड शुगर आपको ज्यादा मिल सकती है, इसका मतलब कंडीशन खराब है, इसका मतलब कंडीशन खराब है और पेनक्रियाज की बीटा सेल डैमेज हो गई, बोले तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। सीरम कैल्शियम लेवल कराओ। तो देखो शुरुआती फेज में कारण ढूंढना है तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा, पर पेनक्रिएटाइटिस होने के बाद ये कम भी हो जाता है। पढ़ा है अपन ने लास्ट लेक्चर में, पेनक्रिएटाइटिस कॉज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया कॉज पेनक्रिएटाइटिस। तो सीरम कैल्शियम लेवल आपको इंक्रीज भी मिल सकता है और डिक्रीज भी मिल सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन लीवर फंक्शन टेस्ट। यहां पर आपको बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल। और बेहद जरूरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन आंसर है सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंफॉर्मेटिव ब्लड टेस्ट फॉर पेनक्रिएटाइटिस? या तो ऑप्शन में एमाइलेज आया तो एमाइलेज चला गया, या लाइपेज आया तो लाइपेज चला गया। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी दूर करें, अगर ये दोनों आ जाएं तो, अगर एमाइलेज और लाइपेज दोनों आ जाएं अलग अलग तो बेस्ट आंसर क्या होगा? तो बेस्ट आंसर आपको देना है मोस्ट कन्फर्मेटिव, इसको मानते हैं बेस्ट आंसर आपको देना है सीरम लाइपेज, बोले तो 7 स्टार, और इसको अपन देंगे 5 स्टार। पहली बात, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर होता है और ये दोनों अलग अलग आते हैं तो आपको आंसर देना है सीरम लाइपेज लेवल। तो ये सारे के सारे आपके सामने ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गए। अगले पॉइंट पर जाएं आप। नंबर 4 यूरिन एग्जामिनेशन करना चाहेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको? एमाइलेज और लाइपेज पॉजिटिव मिलेगा, बोले तो प्रेजेंट मिलेगा। एमाइलेज एंड लाइपेज आर प्रेजेंट। लास्ट स्टूल एग्जामिनेशन करना चाहें अपन, अगले दिन मरीज में स्टूल एग्जामिनेशन करें तो फाउल स्मेलिंग स्टूल होगी, उसके साथ अनडाइजेस्टेड फैट प्रेजेंट होगा। इस फॉर्म को अपन बोलते हैं स्टीटोरिया, इसको अपन बोलते हैं स्टीटोरिया। तो स्टीटोरिया आर प्रेजेंट। इट इज द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस शायद समझाने में ये सारी की सारी चीजें हैं जो डील हो गई। यहां से अपने लेक्चर की शुरुआत है। डायग्नोस्टिक मेजर कौन कौन से? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में किन चीजों को पकड़ना चाहोगे आप? अल्कोहल की हिस्ट्री
और गॉल ब्लैडर में स्टोन की हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो देखो ये तो समझ ही रहे हो, जॉइंडिस होगा, डिहाइड्रेशन के साइन मिलेंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर टेंडरनेस और रिजिडनेस मिलेगी, हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होंगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, और कुलिन और टर्नर साइन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, रेडियो डायग्नोस्टिक मेजर कौन से, यूएसजी, सिटी स्कैन, एमआरसीपी, ईआरसीपी। यहां जो सिटी स्कैन है वो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है, क्योंकि जो हेड ऑफ पेनक्रियाज है वह सोनोग्राफी में नहीं दिखता, स्टोमक के पीछे छुप जाता है। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होगा, कारण बता दिया, ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा मिलेगा, कैल्शियम शुरुआत में मरीज आएगा तो ज्यादा मिल सकता है, एक दिन बाद कराओगे तो कम भी मिल सकता है। कम क्यों मिलता है ये डिस्कशन हो चुका। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और बेहद जरूरी इन्वेस्टिगेशन है सीरम एमाइलेज और लाइपेज। ये दोनों अलग अलग आ जाएं, अभी तक आए नहीं हैं, अलग अलग आ जाएं तो आंसर जाएगा लाइपेज। यूरिन एग्जामिनेशन में एमाइलेज और लाइपेज का लेवल प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि ये तो काम ही नहीं आ रहे। पेनक्रियाज को खाने में तो ट्रिप्सिन मेन रोल प्ले कर रहा है, तो इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, जिससे ये यूरिन में प्रेजेंट होंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में स्टीटोरिया देखने को आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर। अब मैनेजमेंट एस्पेक्ट में क्या पढ़ाया मैंने आपको, व्हाट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। सबसे पहला पार्ट एक्यूट फेज, अभी मरीज के अंदर सारे सिम्टम मौजूद हैं, तो एक्यूट फेज में क्या इलाज करना चाहोगे। सबसे पहले मरीज का एडमिशन कर दिया, आईपीडी कर दिया मरीज को, उसके बाद कुछ खिलाना पिलाना है क्या, बिल्कुल नहीं। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम, कब तक, जब तक रिकवर्ड ना हो जाए। कब तक, जब तक रिकवर्ड ना हो जाए। कुछ भी खिलाया पिलाया तो जान जा सकती है, तो मरीज को एनबीएम रखा। इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग कराते रहो लगातार, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, वाइटल साइन की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वाइटल साइन लगातार मॉनिटर होने चाहिए। उसके अलावा मरीज को भर्ती करते ही आप एनजी ट्यूब डाल दो, इंसर्ट एनजी ट्यूब। यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एनजी ट्यूब अपन डालते हैं एंड कंटिन्यू सक्शनिंग हैज बीन मेड, इससे कंटिन्यू सक्शनिंग करते हैं। एनजी ट्यूब डालकर कंटिन्यू सक्शनिंग करते हैं। स्टोमक में एक बूंद भी एसिड मत छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो एसिड आगे जाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेटिन रिलीज होगा, सीक्रेटिन पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट कराएगा, वो जूस आगे तो आएगा नहीं, और ट्रिप्सिन का सीक्रेशन होगा जो पेनक्रियाज को खाएगा, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पेनक्रिएटाइटिस वाले मरीज में एडमिट होने के बाद एनजी ट्यूब डालकर लगातार सक्शनिंग करने का पर्पज है, लगातार सक्शनिंग करने का पर्पज है। ऑप्शन नंबर 1 टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ लीवर, नंबर 2 टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, नंबर 3 टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज, नंबर 4 टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमक। अब यहां पर यदि नहीं पड़ा हुआ है तो एनजी ट्यूब कहां डाल रहे हो, स्टोमक में, तो स्टोमक को सप्रेस कर रहे हैं, नहीं, स्टोमक से एसिड को बाहर निकाल रहे हो आप, सप्रेस नहीं कर रहे। एसिड बाहर निकलेगा तो फायदा यह होगा कि वो एसिड आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन होंगे। तो यहां पर इसका बेस्ट आंसर है किसके स्टिमुलेशन को कम कर रहे हो, तो यहां आंसर देना है टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज, टू डिक्रीज
द स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपने मरीज को दवाई चला दी, आपने मरीज को दवाई चला दी, देखो कौन कौन सी दवाई दी आपने। इंजेक्शन डीएनएस 500 ml आईवी, इंजेक्शन रेनिटिडीन या रेंटेक, वॉमिटिंग हो रही है। इसके अलावा इंजेक्शन रेगलान, क्या आता है रेगलान में? मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड आता है। तो आपने मेटाक्लोप्रोमाइड चला दिया, या इसकी जगह ओंडास्टिरोन चला दी, या इसकी जगह आपने ओंडास्टिरोन चला दिया। इंजेक्शन पेंटापेराजोल पीपीआई चला दिया। ये तो नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए है, फ्लूइड की पूर्ति भी हो रही है। अगर कैल्शियम लेवल कम है तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट भी लगा सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी लगा सकते हैं। इफ हाइपोकैल्सीमिया अकर, यदि हाइपोकैल्सीमिया हो गया है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाओगे। इंजेक्शन इंसुलिन कब लगाएं? इफ हाइपरग्लाइसीमिया अकर, यदि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तो फिर अपन इंसुलिन लगाएंगे शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा फीवर यदि ज्यादा आ रहा है, फीवर यदि ज्यादा आ रहा है तो अपन को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। अब कहीं पर अलग अलग फिजिशियन की चॉइस के अनुसार अलग अलग एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, कहीं कहीं मेट्रोनाइडेजोल, कहीं पर एमोक्सिसिलिन, कहीं सेफ्ट्रेक्सोन, एमिकासिन। तो ये फिजिशियन की चॉइस पर डिपेंड करता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर इन्फेक्टिव प्रोसेस लगे और टीएलसी 20, 25, 30 हजार तक हो जाए तो फिर यह मैंडेटरी माना जाता है। जो मेन समस्या है, मरीज को दर्द हो रहा है, मरीज को दर्द हो रहा है तो ओपोइड दो। कौन सी ओपोइड दें? मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज ए ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक में कौन सी मत दो? आंसर है मॉर्फिन सल्फेट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये दवाई अपन पेनक्रिएटाइटिस वाले मरीज को नहीं देंगे। तो बोर्ड पर लिखी हुई एक एक दवाई का पर्पज आपको समझ में आ रहा है। डीएनएस फ्लूइड की पूर्ति कराने के लिए, क्योंकि एनबीएम रखा है। रेंटेक, रेगलान, ओंडास्टिरोन, पेंटापेराजोल नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट यदि कैल्शियम कम हो गया है तो। इंसुलिन यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो। एंटीबायोटिक्स यदि टीएलसी बहुत ज्यादा है तो। मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड दर्द को कंट्रोल करने के लिए। कौन सी दवाई नहीं देना चाहेंगे? आंसर है मॉर्फिन सल्फेट। कौन सी दवाई नहीं देना चाहेंगे? मॉर्फिन सल्फेट। तो ये मैनेजमेंट हो गया एक्यूट फेज का। अब 1-2 दिन में जब कंडीशन इंप्रूव हो गई, 1-2 दिन में जब कंडीशन इंप्रूव हो गई, इसका मतलब है इंसान रिकवर्ड हो गया। तो यहां लिखेंगे आफ्टर द रिकवरी, आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम एक्यूट फेज, आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम एक्यूट फेज। एक्यूट फेज से रिकवर होने के बाद आपने एनजी ट्यूब निकाल दी, रिमूव द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, रिमूव एनजी ट्यूब।
एनजी ट्यूब आपने निकाल दी। इसके अलावा किस तरह की डाइट ओरली स्टार्ट करना चाहोगे? क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्टेड। अब क्लियर लिक्विड डाइट का तरीका मैंने बता दिया। आज आपने 2 चम्मच पानी अभी दिया, हर आधे घंटे में 2-2 चम्मच पानी पिला रहे हो, दर्द नहीं हो रहा। 2 घंटे बाद आधा गिलास कर दो, शाम तक 1 गिलास पानी कर दो। पानी से जब दर्द नहीं हो तो फिर जूस पे आ जाओ। फिर जूस भी लेने लग गया तो अगले दिन मिल्क बिना मलाई वाला, फैट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिर पर्सन को अपन खिचड़ी दलिया ये डाइट स्टार्ट करते हैं, बोले तो सेमी सॉलिड फॉर्म में, और फिर वो डाइजेस्ट करने लग जाता है। तो अब अपन मरीज को डिस्चार्ज कर देंगे। 5 से 7 दिन हो गए, 5 से 7 दिन हो गए। अब मरीज को अपन को डिस्चार्ज करना है। तो अगले टाइम पार्ट नंबर 3 एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय क्या क्या सलाह है जो आप देना चाहोगे? देखो, सलाह नंबर 1, अल्कोहल लेता है तो बंद कर दो भैया। जान प्यारी है तो बंद कर दो, जान प्यारी है तो बंद कर दो पूरी तरीके से। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल पूरी तरीके से बंद करा दी जाएगी। इसके अलावा लो फैट डाइट आर टेकन, बेहद इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाज पर दबाव बढ़ा है तो लो फैट डाइट मरीज को देनी पड़ेगी। और यदि कोलीलिथिएसिस इसका कॉज है, इफ कोलीलिथिएसिस इज द कॉज, तो अपन कहेंगे ये बीमारी फिर से होगी, ये फिर से लौट के आएगा। तो वो पूछेंगे कि लौटने से कैसे रोकें, तो अपन को बताना है इसको रोकना है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। कोलिसिस्टेक्टोमी हैज बीन परफॉर्म, कोलिसिस्टेक्टोमी हैज बीन परफॉर्म। ये डिस्चार्ज के टाइम पर हो गया। अब यदि किसी इंसान में बार बार पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, बार बार पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, सिस्टिक डक्ट में कोई स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ड्यूडीनम पहले से डैमेज है और पेनक्रियाज का हेड भी डैमेज है, इसका मतलब रिकरेंट पेनक्रिएटाइटिस होने पर, रिकरेंट पेनक्रिएटाइटिस, बार बार पेनक्रिएटाइटिस है और हर जगह स्टोन है, हर जगह स्टोन है, तो फिर अपन एक सर्जिकल प्रोसीजर आजमाते हैं। इस सर्जिकल प्रोसीजर को नाम दिया है अपन ने विपल सर्जिकल प्रोसीजर, विपल सर्जिकल प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के अंदर अपन किन किन चीजों को रिमूव करते हैं? गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक डक्ट को, हेड ऑफ पेनक्रियाज को, हेड ऑफ पेनक्रियाज को और ड्यूडीनम को। इन सब को अपन रिमूव कर देते हैं। इसको विपल सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया डायग्राम में जो रेड हो रहा है। हेड ऑफ पेनक्रियाज, ड्यूडीनम, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, इनको रिमूव कर दिया जाता है और जेजुनम को सीधे ही स्टोमक से जोड़ दिया जाता है और जेजुनम में ओपनिंग बना देते हैं अपन बाइल डक्ट की। परंतु इस बाइल डक्ट में अब सिस्टिक डक्ट शामिल नहीं है। तो ये लास्ट में जब बार बार पेनक्रिएटाइटिस हो और अपन को लगे कि डैमेज पार्ट को निकालना होगा, तब जाकर अपन विपल सर्जिकल प्रोसीजर आजमाते हैं। तो दीज आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, दीज आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। तो देखें, मैनेजमेंट एस्पेक्ट में यहां से पढ़ा है, सबसे पहले मरीज गंभीर अवस्था में आया है, भर्ती कर दो। कुछ भी खिलाना पिलाना है क्या? नहीं, HCl सीक्रेट नहीं होना चाहिए।
लगातार इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहो, वाइटल साइन चेक करते रहो, उसमें एनजी ट्यूब डाल के लगातार सक्शनिंग करो ताकि पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन कम हो जाए। आया हुआ क्वेश्चन है, एनजी ट्यूब डालकर सक्शनिंग क्यों करते हैं? पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को कम करने के लिए। उसके बाद ये सारी की सारी दवाइयां चलाएंगे। मेरे हिसाब से हर एक दवाई जो लिखी हुई है बोर्ड पर, उस दवाई का आपको मकसद पता है, क्यों चला रहे हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट और इंसुलिन ऑप्शनल होते हैं, जरूरत होगी तो ही चलाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी कि यहां पर एनाल्जेसिक में क्या नहीं देंगे, मॉर्फिन सल्फेट, तो फिर क्या देंगे? मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड, वह भी उसी कैटेगरी की ओपोइड एनाल्जेसिक है। यह स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के साथ इंटरफेयर करती है, इसलिए इसको नहीं देते हैं। नेक्स्ट, रिकवरी हो गई 2-3 दिन में। अब क्या करें? एनजी ट्यूब को निकाल दो, पहले 2 चम्मच पानी, फिर आधा गिलास पानी, फिर जूस स्टार्ट कर दो, फिर मिल्क स्टार्ट कर दो, फिर दलिया खिचड़ी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू में क्लियर लिक्विड डाइट से स्टार्टिंग होगी। अब दलिया खिचड़ी सेमी सॉलिड भी खाने लग गया, अब वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो क्या करें? अल्कोहल जहर है, कभी भी नहीं लेना है। आने वाले 1 महीने तक लो फैट डाइट लेनी है। साथ के अंदर कोलीलिथियासिस, यदि इसका कारण है तो कोलिसिस्टेक्टोमी अपन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अपन ने देखा बार बार पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, तो फिर अपन सर्जिकल प्रोसीजर में पेनक्रिएटिक हेड को, ड्यूडिनम को निकाल देते हैं। प्रोसीजर का नाम है विप्पल सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेड ऑफ पेनक्रियाज और ड्यूडिनम को रिमूव कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट कि जब आप पेनक्रिएटाइटिस के अंदर ये वाला फेज चल रहा होता है, एक्यूट फेज, और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर डाइट पर आते हैं, तो अगले 5-7-10 दिन के लिए पेनक्रिएटिक एंजाइम की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स या सप्लीमेंट्स मार्केट में मेडिसिन उपलब्ध हैं, ये सप्लीमेंट अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों प्रिस्क्राइब करते हो आप? आने वाले 10-15 दिन के लिए इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि मरीज खाना पीना तो खाएगा, पेनक्रियाज काम करेगा। अगर आप उसको साथ में पेनक्रिएटिक एंजाइम भी दो तो पेनक्रियाज पर दबाव कम होगा। आप बाहर से दे रहे हो तो पेनक्रियाज कम काम करेगा, और यही तो अपन चाह रहे हैं। तो यहां मैनेजमेंट में पेनक्रिएटिक एंजाइम भी अपन दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात, विशेष इंपॉर्टेंट बात, ये जो पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट आप दे रहे हो, पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट आप दे रहे हो, ये आपको कैसे देने? गोली आपने दी, क्या उसको चबाना है? नंबर 1। नंबर 2, खाने से पहले दोगे या खाने के दौरान दोगे? खाने से पहले दोगे। ये जो पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट है, कब दिए जाने चाहिए? तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है इन दवाइयों को। एक तो चबाना नहीं है, अवॉइड चेविंग। अगर कोई गोली दे रहे हैं तो इनको चबाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, इन पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट को आपको या तो खाने के साथ लेना है या खाने के आधे घंटे बाद। विद मील पहला आंसर, और या खाने के बाद लेना है। खाने के आधे घंटे बाद बोले तो आफ्टर मील। कभी भी बिफोर मील नहीं लेना। विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी बिफोर मील नहीं लेना है। ये जो पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट चलेंगे, रिकवर्ड होने के बाद अगर इनको भूखे पेट लें तो इनमें ट्रिप्सिन भी होगा। ट्रिप्सिन अपने स्टोमक में गया, स्टोमक से आगे बढ़ेगा, तो सोचो खाना नहीं खाया, वो ट्रिप्सिन एंजाइम तो डैमेज कर देगा म्यूकोसा को, क्योंकि वो तो प्रोटीन को खाता है, एंजाइम ब्लाइंड है। अगर आपने खाना खाया है और उसके बाद लिया है तो खाने के पाचन में लग जाएगा ट्रिप्सिन। तो बेहतर चॉइस है कि आप कभी भी इनको भूखे पेट ना लें, या तो खाने के साथ लें हमेशा, या फिर खाने के बाद लें।
इज दैट क्लियर? तो ये लास्ट पॉइंट हो गया, इट इज द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। तो ये आपका पेनक्रिएटाइटिस का टॉपिक पूरा होता है। फिर से एक बार नजर मार लें सारे के सारे पॉइंट पर। डायग्नोस्टिक मेजर आपको समझा दिए थे, कौन कौन से कराने हैं, क्यों कराने हैं, मैनेजमेंट में किस तरीके से मैनेजमेंट गाइडलाइन है, ये सारी की सारी दवाइयां, सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। विपल सर्जिकल प्रोसीजर, तो यहां से मेन अपन ने टॉपिक पढ़ा है। डायग्नोस्टिक मेजर में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री में कौन कौन सी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन से साइन इंपॉर्टेंट है, रेडियो डायग्नोस्टिक मेजर में सिटी स्कैन कराते हैं अपन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे जरूरी है सीरम एमाइलेज और लाइपेज का लेवल, फिर यूरिन एग्जामिनेशन स्टूल एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग मिलेगी, मैनेजमेंट में एक्यूट फेज में क्या करेंगे, उसके अलावा एनजी ट्यूब डालने का पर्पज क्या होता है, देन कौन कौन सी दवाई देंगे, सारी की सारी दवाइयों का पर्पज आपको क्लियर हो गया। मॉर्फिन सल्फेट बिल्कुल भी नहीं देंगे। रिकवरी होने के बाद क्या करेंगे, एनजी ट्यूब निकाल दो, क्लियर लिक्विड डाइट दो, डिस्चार्ज होने के टाइम पर कुछ पेनक्रिएटिक एंजाइम सप्लीमेंट देते हैं। ध्यान रहे कभी भी इनको चबाना नहीं है। चबाना इसलिए नहीं है कि आप चबाओगे तो जो ट्रिप्सिन यदि उसमें मौजूद हुआ तो बताओ वो ओरल म्यूकोसा या स्टोमक की म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। तो ना तो चबाना है और हमेशा इनको लेना है खाने के साथ या खाने के बाद में, कभी भी भूखे पेट इन दवाइयों को अपन नहीं लेते हैं। उसके अलावा डिस्चार्ज के टाइम पर ये सलाह होगी, अल्कोहल तो जहर है, कभी ना ले। आने वाले 1 महीने लो फैट डाइट या हमेशा ही चलाए। और गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो कॉलिसिस्टेक्टोमी, और बार बार यदि हो रहा है और ये जो पर्टिकुलर पार्ट गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेड ऑफ पेनक्रिया, ड्यूडिनम डैमेज है तो इन सभी को निकाल देते हैं। सर्जरी को नाम देते हैं विपल सर्जिकल। इज दैट क्लियर? तो ये आपका दूसरा पोर्शन कंप्लीट होता है जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। अब 2 पोर्शन अपन ने पढ़ लिए, डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस। ये दूसरा पोर्शन हो गया डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लीवर, और फिर लास्ट पोर्शन, चौथा पोर्शन होगा डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। द टाइम है ओवर। कल अपन फिर से मिलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।